वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे यूनिट 5th में, और यूनिट 5th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका टैरिफ यानी तटकर या प्रशुल्क क्या होता है। देखिए, इस पे आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है कि इस पे राइट ऐसे ऑन टैरिफ, टैरिफ यानी तटकर है, उस पे आप निबंध लिखिए। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि ये क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि टैरिफ क्या होता है, इससे पहले मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो बताई है कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं तटकर अथवा प्रशुल्क। तटकर अथवा प्रशुल्क यानी टैरिफ, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं इसका आशय जो है वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात करों से है। कभी कभी 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैरिफ, तो हम बता सकते हैं टैरिफ है वो किस पे लगाया जाता है, जो इंपोर्ट करते हैं उसके गुड्स पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं टैरिफ, और मीन्स क्या हो सकता है, इंपोर्ट टैक्स लेविड ऑन द गुड्स, जो वस्तुओं पर लगाया जाता है। सेकंड है प्रशुल्क की दर का माप, यानी कि मेजरिंग द रेट ऑफ टैरिफ। कैसे करते हैं, आयात करों से प्राप्त कुल राशि आयातित वस्तुओं का कुल मूल्य, यानी कि हम इसे मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। यानी कि क्या होगा, मेजरिंग द रेट ऑफ टैरिफ का क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंपोर्ट टैक्स, टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड्स मल्टीप्लाई 100 से हम इसे मेजर कर सकते हैं। तीसरी मीनिंग जो हमने ली है, द थ्योरी ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन द टैरिफ लेविड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट and the tariff levied on the input can be expressed as the rate of effective protection which is calculated by the producer of the final good received by the प्रोड्यूस। यानी कि प्रभावी संरक्षण का सिद्धांत क्या हो सकता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उस पर लगाए जाने वाला टैरिफ, यानी कि अंतिम उत्पाद पर लगाए जाने वाला टैरिफ, और जो इनपुट होता है उस पे लगाने वाले जो टैरिफ होते हैं, इसके बीच के रिलेशंस को हम इफेक्टिव प्रोटेक्शन कह सकते हैं। इफेक्टिव यानी प्रभावी संरक्षण की दर के रूप में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे अंतिम उत्पाद तैयार करने वाले उत्पादकों द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो फाइनल गुड्स को रेडी करेगा उसको ये रिसिप्ट होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मीनिंग थी। साथ ही साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं कि ऑप्टिमम टैरिफ क्या होता है, अनुकूलतम प्रशुल्क क्या होता है। तो ऐसे प्रशुल्क की मात्रा जिस पर व्यापार की शर्तों में अधिकतम सुधार होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्टिमम क्या होता है कि जिस पर व्यापार की शर्तों में ज्यादा से ज्यादा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, साथ ही देश को अधिकतम लाभ मिलता है। यानी हम किसी भी कंट्री को जब बेनिफिट होता है वो अनुकूलतम यानी कि ऑप्टिमम टैरिफ होगा। तो ऑप्टिमम टैरिफ का मतलब क्या हो गया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए मैक्सिमम इंप्रूवमेंट है, ठीक है। व्यापार की शर्त के लिए क्या है, मैक्सिमम जो है इंप्रूवमेंट है। एट द सेम टाइम द कंट्री गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट, इट्स कॉल्ड ऑप्टिमम टैरिफ, ठीक है। तो जब देश को आपको अधिकतम लाभ मिलता जाएगा वो आपका ऑप्टिमम टैरिफ होगा। अगर आपसे पूछा जाए एकादात्मक या प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क, तो उसको हम बता सकते हैं एक देश के आयात प्रशुल्क लगाने की क्रिया के जो उत्तर है उसमें दूसरे देश द्वारा अपने आयात पर प्रशुल्क लगाने की क्रिया को एकादात्मक या प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क कहते हैं। यानी कि एक देश ने अपने देश के जो प्रोडक्ट होते हैं या छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए अगर अपने आयात पर वो क्या लगा देती हैं, टैरिफ यानी प्रशुल्क लगा देती हैं, तो जो दूसरा देश है जो उसके साथ में ट्रेडिंग रिलेशन है उसका, वो भी अपने इंपोर्ट पे क्या लगा देता है, आयात पे प्रशुल्क लगा देता है। तो आपस में हमने लगा दिया और दूसरी कंट्री ने भी लगा दिया है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने 5 इंपॉर्टेंट जो मीनिंग होती है उसके बारे में डिस्कस किया। तो चलिए यहां से आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऑप्टिमम टैरिफ क्या होता है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कि जो देश को अधिकतम लाभ देता है, जो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए क्या हो, फेवरेबल हो, टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए क्या हो, फेवरेबल हो, और देश को उससे जिसने लगाया है उसको क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो, तो वो ऑप्टिमम होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं टैरिफ क्या होता है उसके बारे में। संरक्षण की सबसे लोकप्रिय विधि प्रशुल्क, यानी कि प्रोटेक्शन। अगर किसी देश को प्रोटेक्शन देना है अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो एसएमएससी होते हैं यानी स्मॉल मीडियम
जो बड़ी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए जब देश में प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है तो उसमें प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर टैरिफ लगाया जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है संरक्षण की सबसे लोकप्रिय विधि प्रशुल्क है। प्रोटेक्शन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रशुल्क लगा सकते हैं अपने इंपोर्ट पे जो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है आयातित वस्तुओं पे? ताकि हमारे देश के प्रोटेक्शन है वो अच्छे से सेल हो पाए, हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है गवर्नमेंट से ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर पाए आसानी से, उनको मल्टीनेशनल कंपनियों से बचाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इंपोर्ट पे क्या लगा दिया जाता है, टैरिफ लगा दिया जाता है। टैरिफ को अगर मीनिंग को हमें क्लियर करना है तो उसके लिए दो हम कह सकते हैं कि एक नैरो कंसेप्ट है और एक आपका एक्सपांड वाला कंसेप्ट है। तो नैरो कंसेप्ट में अगर हम बात करें कि क्या होता है तो देखिए संकुचित अर्थ में अगर हम बात करें तो टैरिफ का मतलब होता है वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से। सिर्फ इंपोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है। प्रोफेसर एल्सवर्थ का अगर हम देखें उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या था, प्रशुल्क करों की वे मात्राएं हैं जो एक राष्ट्रीय द्वारा विदेशी आयात पर लगाई जाती है। यानी कि अगर हम किसी देश से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हम क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। तो इससे जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं कमोडिटी, जिस वस्तुओं को हम मंगा रहे हैं वो वस्तुओं की जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, यानी महंगी हो जाएगी। तो उसे इंपोर्ट कम किया जाएगा, इसीलिए टैरिफ लगा दिया जाता है ताकि प्राइस में हम वृद्धि कर दें और इंपोर्ट कम से कम हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन है, प्रोटेक्शन जो पॉलिसी है उसका टैरिफ होता है। ठीक है, और ये किस पे लगाया जाता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पे लगाया जाता है। तो ये एक नैरो कंसेप्ट वाली हम कह सकते हैं मीनिंग है। अगर हम इसकी बड़ा विस्तृत बात करें तो प्रशुल्क से आशय क्या है, सभी प्रकार की, इसमें सारे के सारे टाइप्स के टैरिफ आ जाते हैं, उसीलिए इसको विस्तृत अर्थ करते हैं। शॉर्ट में तो आपने देखा कि नैरो में तो सिर्फ इंपोर्ट पे जो टैक्स लगाते हैं वो आएगा, लेकिन जब हम बड़े स्तर पर बात करते हैं तो सारे इसमें सभी टाइप्स के टैरिफ आएंगे जो सभी तरह से लगाए जाते हैं। इसमें आयात कर और निर्यात कर एवं मार्गवती कर, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, तो इसमें आपके इंपोर्ट टैक्स आएगा, एक्सपोर्ट टैक्स आएगा, साथ ही मार्गवती कर यानी ट्रांजिट ड्यूटी भी शामिल होगी। मार्गवती कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जब किसी देश से वस्तु अपने गंतव्य स्थान को जाते हुए किसी तीसरे देश से गुजरती है, तो ये टैक्स अभी वैसे कह सकते हैं नहीं इतना फेमस है। ठीक है, यानी कि जब कोई एक देश है वो अपने देश से माल को भेज रहे हैं किसी दूसरे देश के बीच में और बीच में कोई कंट्री आती है तो वो उस माल पे क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट ड्यूटी कह सकते हैं, मार्गवती कर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी अब थोड़ा कम लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि जब हमारा माल है यहाँ से रवाना होकर जब इस कंट्री में आता है और फिर आगे जाएगा तो यहाँ पे अगर टैक्स लगाया जाता है तो कभी कभी ये जो कंट्री है वो किसी को कहते हैं एक्सपोर्ट करेगी, तो बीच में हमारे यहाँ देश से होकर वो गुजरता है तो हम भी उस पर लगा सकते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा अभी लोकप्रिय नहीं है। और एक्सपोर्ट टैक्स की अगर हम बात करें, प्राथमिक उत्पादन करने वाले देशों द्वारा या आय प्राप्त करने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए इस पे लगाया जाता है। ये भी कम लोकप्रिय है। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट पे जब अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो हमारे जो इंपोर्ट करने वाले गुड्स होंगे उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो कोई भी देश हमें ऑर्डर नहीं देगा तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक्सपोर्ट पे जो टैक्स है वो कम लगाया जाता है। ठीक है, प्रशुल्क सूची में प्राय आयात करों को ही प्रधानता है और यहाँ पे जो इंपोर्ट है उस पर टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि जो इंपोर्ट कर रहे हैं उन वस्तुओं की प्राइस इंक्रीज हो जाए और उनको हम इंपोर्ट नहीं कर पाए और सिर्फ हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वही सेल हो पाए। तो हमारे देश की जो देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, यानी कि जो विकासशील देश होते हैं, उनकी बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनको सुरक्षा देने के लिए क्या किया जाता है, जो इंपोर्ट करते हैं हम सामान उनको महंगा कर देते हैं ताकि इंपोर्ट नहीं हो और उनकी
ही क्या है प्रोडक्शन को सेल हो पाए। अगर हमने इंपोर्ट पे टैरिफ नहीं लगाएंगे तो जो ऑप्शन है वो कंज्यूमर के पास ज़्यादा मिलेगा और वो मल्टीनेशनल कंपनियों के गुड्स को परचेज कर पाएंगे। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो बड़ी बड़ी जो आप कह सकते हैं डेवलप कंट्री हैं उनके गुड्स पे टैरिफ लगा दिया जाता है ताकि हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो आसानी से बिक सके। इसीलिए प्रशुल्क का संबंध प्राय अगर हम टैरिफ की बात करें तो इम्पोर्टेंट रूप से सिर्फ जो है वो इंपोर्ट टैक्स से ही लगाया जाता है। क्लियर है? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रांजिट ड्यूटी वाला भी वो है गुड जब आपके एक देश से दूसरे देश में जब थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो आता है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट टैक्स होता है। तो एक्सपोर्ट टैक्स इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट टैक्स मोस्टली उन प्रोडक्ट पे लगाया जाता है जो प्राइमरी गुड्स हैं या रॉ मटेरियल देते हैं या फिर इनकम के पर्पज से लगाया जाता है, लेकिन ये भी टैक्स है वो कम लगाया जाता है। मेनली क्या कह सकते हैं, इंपोर्ट टैक्स को ही लगाया जाता है। क्लियर है आपको? चलिए आगे देखते हैं कि टैरिफ का जो है वो आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ यानी कि प्रशुल्क का वर्गीकरण की हम लोग बात करते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्लासिफिकेशंस। आगे जब हमको निबंध लिखने के लिए आता है तब पहले हम मीनिंग समझा सकते हैं, उसके बाद में हम लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ। ठीक है, तो इसे समझाने से आपके जो मार्क्स हैं वो आप फ्लो चार्ट बनाकर समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आ सकते हैं। तो ये है आपके तटकर का वर्गीकरण। देखिए इसका क्लासिफिकेशन हम 3 बेस पे कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? 3। फर्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट बेस पे, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यानी कि उद्देश्य के आधार पर। दूसरा अगर हम बात करें तो वो होता है आपका फॉर्म्स, यानी कि प्रश्न जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं उसके बेस पे। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं स्वरूपों के आधार पर। तीसरा जो है वो हम लिख सकते हैं कि उद्गम यानी जो ऑरिजिन्स होते हैं उसके बेस पे। ऑरिजिन जो यानी जहां से बनता है उसके बेस पे, यानी उद्गम, उद्भव लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका है फॉर्म्स के बेस पे यानी स्वरूपों के आधार पर, और तीसरा है ऑरिजिन के बेस पे। तो देखिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं ऑब्जेक्टिव बेस पे। तो ऑब्जेक्टिव बेस पे अगर हम बात करें उद्देश्य के बेस पे, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका इनकम के या रेवेन्यू के बेस पे, यानी कि आय के आधार पर, और दूसरा आपका है प्रोटेक्शन के बेस पर। ठीक है, प्रोटेक्शन के बेस पर आप इसको लिख सकते हैं, इस यानी कि संरचनात्मक या संरक्षण के आधार पर। ठीक है, अब देखिए रेवेन्यू के बेस का मतलब क्या हो गया कि आय या राजस्व शुल्क प्रशुल्क वह है जिसका उद्देश्य मेन सरकार को इनकम आना है। अन्य शब्दों में अगर हम समझे तो ये एक विशेष प्रकार का टैक्स होता है। जब प्रशुल्क आय प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया जाता है तो ये जरूर नहीं होता है कि वस्तुओं का आयात होता रहे, ये प्रशुल्क की आप कह सकते हैं, अतः इस प्रशुल्क की दर कम भी हो सकती है। तो मेन है कि रेवेन्यू क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट की जो इनकम रहती है उसको जनरेट करने के लिए ये लगाया जाता है। सरकार को क्या हो जाए, आय प्राप्त हो, इसीलिए क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो ये वस्तुओं पर आयात होता रहे इसीलिए लगाया जाता है, ताकि थोड़ा मतलब कह सकते हैं इसकी रेट कम होती है ताकि सरकार को इनकम उससे मिलती रहे। प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि एक देश की जो भी गवर्नमेंट होती है वो घरेलू उद्योगों को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या चाहती हैं, प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। इसीलिए प्रोटेक्शन टैक्स यानी प्रोटेक्शन के रूप में जो है वो इंपोर्ट पे लगाया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो हमारे किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसकी स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। प्रोटेक्शन टैरिफ का मतलब क्या होता है, जब किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जब अपने इंपोर्ट पे टैरिफ लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है, बिकॉज स्मॉल जो इंडस्ट्री होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उनको संरक्षण मिलता रहे। ऐसे टैक्स की रेट कह सकते हैं इतनी ऊंची की जाती है कि आयातित माल है, जो इंपोर्ट माल है, वो देश में नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे आयात को बंद करने के लिए इस पे लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो टैरिफ की रेट रहती है वो ज़्यादा ऊंची रहती है, जबकि इसमें टैरिफ की रेट थोड़ी डाउन रहती है। क्योंकि इसमें टैरिफ की रेट हाई क्यों लगाई जाती है, ताकि जो ये इंपोर्ट है वो देश में नहीं हो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने किस पे किया था, फॉर्म के बेस पे, यानी स्वरूपों के आधार पर। स्वरूपों के आधार पर। तो इसमें जो है फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है स्पेसिफाइड ड्यूटी। स्पेसिफाइड ड्यूटी का मतलब क्या हो गया है कि जो आपकी विशेष है उसके बेस पे हम कह सकते हैं टैरिफ का। ठीक है, तो यानी स्पेसिफाइड ड्यूटीज में आ जाता है विशिष्ट शुल्क। विशिष्ट शुल्क ये क्या होता है, देखिए ये आप कह सकते हैं ये जो शुल्क होता है, कर होता है, जो वस्तु की मेजरमेंट पे या उसकी नंबर ऑफ कमोडिटीज के बेस पे लगाया जाता है। जैसे कि घी के पर आप कह सकते हैं प्रति किलो के हिसाब से लगा दिया, या अगर क्लॉथ है, कपड़े हैं, उस पे लगा दिया 50 पैसे प्रति मीटर, स्टील पे लगा दिया कि 20 रुपीज के बेस पे टन मिलेगा, या राइस पे लगा दिया कि 10 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि जिस पे वस्तुओं की जो फिजिकल यूनिट्स रहते हैं उस पे लगाया जाता है। स्पेसिफाई ड्यूटीज का मतलब क्या हो गया कि मेन जो है वो उनके स्पेशल जो होता है मेजरमेंट पे लगाया जाता है, या नंबर ऑफ पे, कि आप इतनी ही यूनिट मंगा सकते हो। ठीक है, तो यानी कि फिजिकल बेस पे, भौतिक इकाइयों पे जो लगाया जाता है, इसे लिख सकते हैं फिजिकल यूनिट्स, भौतिक इकाइयों पे लगाया जाता है। यानी कि आप इतनी ही घी की मात्रा पे इतना रहेगा। ठीक है, आपके जो कपड़ा मंगा रहे हैं वो इतने मीटर रहेगा, उस पे इतना रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं राइस है वो 10 किलो के प्रति क्विंटल के हिसाब से लगा दिया। तो इस तरह से वो एक फिजिकल यूनिट्स के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो टाइप है हमारा वो है एड वॉलरम। एड वॉलरम, उसमें क्या होगा कि यथा मूल्य पर, यानी कि जो आपका प्राइस रहता है उस पे हम परसेंटेज के बेस पे लगा देते हैं। यथा मूल्य, क्या कहेंगे इसे, यथा मूल्य। देखिए इसमें क्या होगा, वस्तु के मूल्य पर प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एक साइकिल की कीमत पर 90%, यानी कि एक साइकिल है उसकी प्राइस है उस पर हमने कितना लगा दिया 90%, तो परसेंटेज के बेस पे, प्रतिशत के रूप में इस पे बताया जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरा इसका टाइप्स हो गया। थर्ड की इसी में ही जो आपका है, अभी हमने फॉर्म स्वरूप के बेस पे देखा था, उसमें हमने फर्स्ट देखा था आपका कह सकते हैं इसमें आपका स्पेसिफाइड ड्यूटी, एड वॉलरम, सेकंड यथा मूल्य, और तीसरा हम कह सकते हैं मिक्स ड्यूटीज। क्या हो सकता है, मिक्स ड्यूटीज। देखिए इसमें क्या होता है, मिश्रित शुल्क का मतलब होता है जब हम परसेंटेज यानी फर्स्ट और जो सेकंड मेथड था उन दोनों को स्पेसिफाई और जो आपका एड वॉलरम था इन दोनों को जोड़ दें तो वो क्या कहला जाएगा, मिक्स ड्यूटीज कहला जाएगा। यानी मिश्रित सीमा शुल्क का क्या मतलब हो गया कि जब हम परिणाम यानी कि जो स्पेसिफाई है, विशेष है, और यथा मूल्य शुल्क है, उन दोनों की जो रेट कम होती है उसके बेस पे जो लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए निश्चित किया जाता है कि विदेश से जो भी माल आएगा, जो विदेश से आने वाली सूची है कपड़े पर, या फिर 1 रुपए प्रति मीटर, या उसके कह सकते हैं मूल्य के 90% पे या 90% की रेट से जो टैरिफ लगाए, उनमें से जो भी रेट कम होगी उसके बेस पर क्या करता है, व्यापारी इस टैरिफ का पेमेंट करता है। यानी जो अभी हमने देखा था ना कि फर्स्ट स्पेसिफाई वाला
और सेकंड क्या था, एड वॉलोरम। तो इसमें जो है इन दोनों में से जो कम रेट होती है वो इसमें क्या होता है कि जो इंपोर्ट करता है वो क्या करेगा, उसका पेमेंट कर देगा, जो इसमें इन दोनों में से जिसकी रेट कम होगी उस बेस पे। ठीक है, अब फोर्थ की बात करते हैं, जो हमने ओरिजिन के बेस पे बात की थी। थर्ड का जो मेन पॉइंट है ओरिजिन यानी उद्भव। ओरिजिन के बेस पे हम कह सकते हैं एक होता है ऑटोनॉमस टैरिफ, ऑटोनॉमस टैरिफ। ऑटोनॉमस का मतलब होता है आपका, ऑटोनॉमस का मतलब हो गया है स्वायत्त प्रशुल्क, स्वायत्त प्रशुल्क। देखिए इसमें क्या होता है कि जब विभिन्न देशों के बीच कोई भी आप कह सकते हैं एग्रीमेंट नहीं होता है, सिर्फ लीगल बेस पे डिसाइड होता है, यानी कि जब दो देशों के बीच में कोई भी समझौता नहीं होता है तो उसे कहते हैं ऑटोनॉमस टैरिफ। ठीक है, ये सिर्फ कानून के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बीच में दो देशों के बीच में कोई भी क्या हुआ है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ दो देशों का आप कह सकते हैं लीगल बेस पे यानी कानूनी रूप से जो होता है वो कहलाता है ऑटोनॉमस। ठीक है, एक होता है आपका ट्रेडिशनल, ठीक है, या कंजर्वेशनल टैरिफ। तो इसमें परंपरागत प्रशुल्क। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब आपके दोनों देशों के बीच में क्या होगा, समझौता होगा, पहले का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं इस टैरिफ में क्या होगा, जिसे हम कह सकते हैं परंपरागत, परंपरागत प्रशुल्क का मतलब होता है जहां पे समझौते के द्वारा निश्चित किया जाता है, जब दो देशों के बीच में एक कह सकते हैं आपकी कॉमर्शियल बेस पे जो डिसाइड किया जाता है, एग्रीमेंट के बेस पे जो डिसाइड होता है उसे कहते हैं परंपरागत प्रशुल्क कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं फेमस है, इसी मेथड को अप्लाई किया जाता है। ऑटोनॉमस में तो दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता नहीं है, सिर्फ कानूनी बाध्यता के आधार पर होता है, जबकि कंजर्वेशनल में टैरिफ में क्या होगा कि जब दो देशों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, उसी के बेस पे ये निर्धारित किया जाता है कितना टैरिफ लगाया जाता है। क्लियर है आपको? इसके साथ ही इसी ओरिजिन में हम कहते हैं कि एक तीसरा टाइप है आपका, वो है आपका सिंगल यानी एकांगी। एकांकी या सिंगल टैरिफ का मतलब होता है इसमें बिना इस बात पर ध्यान दिए जाते कि वस्तु कहाँ से आ रही है, इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, प्रत्येक वस्तु पर एक ही टैक्स लगाया जाता है। सिंगल का मतलब क्या हो गया कि सारे के जितना भी इंपोर्ट कहीं से भी किसी भी कंट्री से आ रहा है उस सारी देशों पर एक ही रेट से क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसे कहते हैं सिंगल टैरिफ। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया आपका डबल कॉलम टैरिफ। डबल टैरिफ, तो इसमें क्या होगा कि आप कह सकते हैं द्विस्तंभी। द्विस्तंभी का मतलब होता है इसमें टैक्स की अधिकतम मैक्सिमम रेट और मिनिमम रेट इसको बना दिया जाता है, मिनिमम रेट यानी कि अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, इसमें बिना इस बात पर ध्यान रखें कि वस्तु का आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत टैक्स की मैक्सिमम यानी अधिकतम और न्यूनतम दर निश्चित की जाती है, और जो टैरिफ होता है वो इसके अंतर्गत ही सभी वस्तुओं के लिए टैक्स की रेट निर्धारित की जाती है। डबल का मतलब हो गया एक मैक्सिमम रेट आ जाएगी, एक मिनिमम रेट आ जाएगी, जबकि सिंगल क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश से इंपोर्ट कर रहे हो, सारे के सारे इंपोर्ट पर एक ही रेट रहती है, यानी कि एक ही टैक्स रेट रहेगी टैरिफ की। ठीक है, तो ये कहते हैं। एक होता है आपका लास्ट हम कह सकते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या मतलब हुआ, बहुस्तंभी। ठीक है, मल्टीपल में आप कह सकते हो बहुस्तंभी टैरिफ। ठीक है, मल्टीपल का हो गया आपका बहुस्तंभी। ठीक है, टैरिफ यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें जब टैक्स की जो रेट रहती है वो आप कह सकते हैं जब कर की दर सूची 2 से अधिक होती है, यानी कि अलग अलग जब टैक्स निर्धारित कर दिया जाता है, यानी अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग टैक्स रेट होती हैं, तो वो क्या कहलाएगी, मल्टीपल आपकी कॉलम टैरिफ कहला सकता है। तो इसे कहते हैं बहुस्तंभी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपने देखा सिंगल, यानी कि एक ही टैक्स रेट होगी, सिंगल टैक्स रेट होगी, सिंगल आपकी टैक्स रेट होगी, टैरिफ की रेट होगी जो किसी भी देश पे लगाई जा सकती है जहां से भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उस पे। डबल कॉलम टैरिफ में होगा जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम 2 रेट होगी। डबल का मतलब एक मैक्सिमम रेट के बारे में बात की जा रही है और एक मिनिमम के बाद में। मल्टीपल कॉलम का मतलब हो गया कि अलग अलग कंट्रीज के लिए आप अलग अलग क्या कर रहे हो, टैरिफ की रेट अप्लाई कर रहे हो। जैसे आप कहीं इंपोर्ट कर रहे हो यूके से तो वहां उसके इंपोर्ट पे अलग से होगा, आपकी मतलब यूके से अगर आपका माल आ रहा है तो वहां पे आप अलग रेट अप्लाई करेंगे, दूसरी किसी कंट्री से आ रहा है तो वहां पे आपकी टैरिफ रेट अलग अलग होगी। तो कहने का मतलब है अलग अलग रेट है वो अलग अलग लगाई जाती है। क्लियर है? तो ये थे टैरिफ्स का, हम कह सकते हैं कि जो हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑब्जेक्टिव बेस पे, जहां पे आपने देखा इनकम और प्रोटेक्शन था। फॉर्म के बेस पे आपने देखा था कि वहां पे स्पेसिफाई और एड वॉलोरम ये और मिक्स था, जबकि ओरिजिन में आपने 5 क्या देखे थे, टाइप्स देखे थे। तो ये आपको क्या है, आपको इसी के नीचे फ्लो चार्ट के अंदर लिखकर आप इसको बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।